मेरे जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने सारे मॉक्स आइडियली लिखने चाहिए बिफोर कैट एग्जामिनेशन। मैं ये अपनी एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ। मैंने कैट एग्जाम 2 बार लिखा है एंड दोनों बार में मैंने एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक की है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं वो करते हैं। मैक्सिमम 10 मॉक्स लिखे होंगे एंड मैं मॉक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब भी मॉक देती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोअर परसेंटाइल। इससे बचने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मॉक लिखना ही नहीं है, मैं तो सारी तैयारी कर रही हूँ, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ एंड दैट इज मोर देन इनफ। सेकंड अटेम्प्ट में जब मुझे पता चला कि मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 85 के अप्रॉक्सीमेटली मॉक्स लिखे होंगे एंड एक्चुअली उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। सो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि क्या है आइडियल मॉक, लाइक आपको कितने मॉक लिखने चाहिए, क्या इम्पैक्ट है आपके पूरे कैट प्रिपरेशन में। So hello everyone, hope you all are doing well and keeping yourself healthy. So those who do not know me, my name is Anshika Singh. I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. पहला डाउट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए एंड मेरे पास भी बहुत सारे DMs आ रहे हैं, कितने सारे मॉक्स आइडियल होते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग योर रियल कैट एग्जाम। आई वुड से आपको मिनिमम 30 to 35 मॉक्स लिखने ही चाहिए। रीजन, इनिशियल के जो 10 मॉक्स होते हैं प्लीज डू नॉट कंसिडर दैट मार्क्स एज योर परफॉर्मेंस लेवल, क्योंकि इनिशियल के 10 मॉक्स में आपका पूरा टाइम यही समझने में चला जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। 10 मॉक्स के मार्क्स को आपको सीरियसली लेना ही नहीं है। मॉक्स तो आपके प्रैक्टिस में ही चले गए, ओवरऑल के डेवलप करने के, हैबिचुअल होने में एग्जाम के, उस एनवायरमेंट में 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के, उसमें ही चले जाते हैं। इसलिए आपको मिनिमम 30 to 35 होना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो आपके रेस्ट 25 और 20 मॉक्स बचते हैं, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, यू हैव टू डेवलप द स्ट्रैटेजी कि कौन से एरिया के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कौन से एरिया के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। इसी वजह से मेरा एनालिसिस ये है कि मिनिमम 30 to 35 मॉक्स लिखने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट, जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रो स्टूडेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं एवरेज लाइक मी। द सेकंड थिंग इज विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। सो देखो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक लेते हो, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे एंड बाकी चीज़ों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने 2 मॉक्स लिए थे। सबसे पहला मॉक जो मैंने लिया था वो था टाइम का एम कैट। एम कैट आप कहीं पे भी मार्केट में जाके पूछ लो, इट इज़ वेरी टफ। वहाँ पे अगर आप मॉक देने जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपके बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आने वाले हैं, और एक्चुअली में वहाँ पे स्कोर करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, जो कि अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हो तो आप बहुत लो फील करते हो एंड आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। इसी वजह से मैंने दूसरा मॉक लिया था ताकि थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रहे, कि लगे कि ओके चलो मैं मार्क्स तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं एम कैट में भी और अच्छा अचीव कर लूंगी। एम कैट का जो लेवल है वो कैट एग्जाम के लेवल से बहुत सिमिलर होता है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एम कैट एक ना एक बार तो जरूर अटेम्प्ट करो। आप एम कैट के मॉक्स तो अपने साथ में रखो ही रखो। सेकंड मॉक जो मैंने लिया था वो मैंने IMS का लिया था। सो IMS मॉक वाज एज कंपेयर टू एम कैट थोड़ा सा ईजियर साइड पे था। सो IMS के मॉक से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था कि ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ कर ले रही हूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं वहाँ पे भी कर लूंगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने सिर्फ एम कैट दिया होता, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता, क्योंकि मेरे बहुत गंदे मार्क्स आते थे। स्टार्टिंग में मेरे 40 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं एंड से एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं IMS में 85 और 90 स्कोर कर रही थी। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा मॉक लेना है। जस्ट गाइस, अभी मुझे पता चला कैट किंग का मॉक 10,000 11,000 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। अभी मेरी सर से भी बात हुई थी, राहुल सर से, तो मैंने एक्चुअली अपने प्रिपरेशन के टाइम पे खुद VARC का कोर्स लिया था कैट किंग से। एक्चुअली उसने मुझे बहुत हेल्प किया था बिकॉज VARC वॉज वन ऑफ द सेक्शन जो कि मेरा बहुत लोअर था। तो अभी मैं राहुल सर से भी बात करी थी, उनके भी मॉक्स के बहुत ही अच्छे फुटफॉल है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 to 11,000 स्टूडेंट्स उनका मॉक लेते हैं। मुझे कैट किंग मॉक की जो सबसे बेस्ट पार्ट लगी वो था उनका एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस में मैंने ये भी देखा कि वो आपको ये भी बताते हैं कि आपने सिली मिस्टेक किया है या क्या आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था, या फिर आपने क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाए, जो क्वेश्चन कह रहा था वो आप क्वेश्चन ही समझ नहीं पाए एंड आपने कुछ और इंटरप्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। टाइम चेक कि कौन से क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया है। मतलब ले सपोज आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया बट आपको उसको सॉल्व करने में 4 मिनट लग गए, तो क्या फ़ायदा आप 4 मिनट लगा करके एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आप आधा घंटा लगा करके करो, आपको मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं जितना उसका है। टाइम चेक भी आपको पता चलेगा टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। आई वुड रिकमेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आपका VRC हो, DILR हो और क्वांट हो,
किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट, वैसे तो 1.5 मिनट होता है, बट मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन 2 मिनट्स, उससे ज्यादा देना तो आई वुड से इट्स अ क्राइम। नाउ द थर्ड थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। में आपको पूरा थॉरो बताया जाएगा कि वो अलजेब्रा का क्वेश्चन था, अरिथमेटिक का था और गेम्स एंड टूर्नामेंट का था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक चार्ट रेडी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हो, किसको नहीं कर पा रहे हो। उससे एक आपको थॉरो एनालिसिस मिल जाएगा कि ओके, अगर जैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, एंड तो नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप अरिथमेटिक का क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर है और आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपको फोर्थ एनालिसिस ये भी बताया जाता है कि जिस तरीके के क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है, क्या वो ईजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि क्या आप ईजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जो भी मॉक्स में दिए हैं या नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं। सो आपको यही डेवलप करना है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई करो एंड आप उसको सॉल्व करो। तो अगर वो भी नहीं हो पा रहे हैं, देन देयर इज अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम एंड आपको उस पर रीवर्क करने की जरूरत है। सो ये सारे एनालिसिस आपको उनके डैशबोर्ड के थ्रू मिल जाएंगे, या फिर अगर आप किसी का भी मॉक लेते हो वहां पे भी आपको डैशबोर्ड के थ्रू मिल जाएंगे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप चाहे कैटकिंग का मॉक लो, आप टाइम का मॉक लो, आप IMS का लो, आप CL का लो, या फिर आप किसी का भी मॉक लो, बट आप उसको ना ओवरऑल थॉरो एनालिसिस करो। उसी का मॉक लेना जहाँ पे आपको बहुत ईजिली एनालिसिस अवेलेबल हो जाए, क्योंकि आप खुद से पर्सनली बैठ करके एनालिसिस करने जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। इसलिए ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन सच थिंग जहाँ पे आपको ईजिली मिल जाए। कॉम्बिनेशन रखना अपने मॉक्स के लिए, एक टफ मॉक लो एंड एक थोड़ा सा मॉडरेट मॉक लो, जहाँ पे थोड़ा सा एक जगह कॉन्फिडेंस हो और एक जगह टारगेट हो कि मुझे वहां रीच करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि एक मॉक को एनालाइज करने में आपको मिनिमम कितना टाइम लगाना चाहिए। सो अगर आप फटाफट करके देखते जाओगे कि अच्छा यहाँ तो मैंने ये गलती की, यहाँ मैंने वो गलती की, ये आपको काम नहीं करने वाला है। मैं बताती हूँ, मेरे टाइम पे इवन कोई भी टॉपर होगा, कोई भी किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, एनालिसिस के लिए मिनिमम आपके 5 to 6 आवर्स कहीं नहीं गए। आपको एक सेक्शन में 2 घंटे टाइम जाएगा ही जाएगा एनालाइज करने में, पूरा एक दिन जाएगा। इससे कम टाइम अगर आपको लग रहा है, सो आई वुड से कि आप उसको थॉरली एनालाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज एनालिसिस इज द सेक्शन जहां से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज पता चलते हैं, एंड आपको ये पता चलता है आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द क्वेश्चन। आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट हुआ, आपने पूरा पेपर स्कैन कर लिया है इन नेक्स्ट 4 to 5 मिनट, एंड आपने सेलेक्ट कर लिया है कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है एंड कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको करना ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो ये है कि पहले आप स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट पूरा पेपर स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब ये नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन जाके पढ़ना है। सो लेट्स सपोज VARC में आपने एक बार देख लिया, पैराग्राफ का लेंथ देख लिया, उसके बाद मैं जिस पे फोकस करती थी, मैं मेजॉरिटी फोकस करती थी क्वेश्चन किस टाइप के हैं, वो फैक्ट बेस्ड है, इन्फ्रेंस बेस्ड है, कंक्लूजन है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी। एंड मुझे पता था कि मेरा फैक्ट एंड कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है इन सॉल्विंग RC पैसेजेस, तो जिसमें उन क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता था, मैं उसको टॉप प्रायोरिटी देती थी। ये मेरा तरीका था। इस तरीके से आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। सेम मैं जब DILR में जाती थी, मैं देखती थी कौन से मेरे अरेंजमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, गेम्स एंड टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग था, तो मैं उसके क्वेश्चन ढूंढती थी। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर अगेन मैं ट्राई करती थी डिकोड करने का कि कौन सा मैं जिस पर टाइम इन्वेस्ट करूंगी तो मुझसे हो सकता है ईजिली। एंड DI के सेक्शन में मैं क्वेश्चन को स्कैन करती थी कि कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एटलीस्ट मैं 1 या 2 क्वेश्चन भी कर दूं तो मेरे कुछ मार्क्स आ जाए, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं सॉल्व कर लूँ DI में। उसके बाद क्वांट का मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फटाफट से मैं पूरा स्कैन करती थी। कहीं एंड में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं जल्दी कर सकती हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या होता है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, वो सॉल्व करने लगे एंड आते आते पता लगता है कि ओके वो 15 और 16 क्वेश्चन से आगे तो जा ही नहीं पाए थे। इसीलिए पूरा मैं पहले पेपर स्कैन करती थी कि अरे मुझे सेकंड नंबर तो करना ही नहीं है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं कुछ भी कर लूँ मुझसे वो सॉल्व ही नहीं होगा, तो मैं वहाँ टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं फटाफट थर्ड क्वेश्चन में जाऊंगी। स्पेशली जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, जैसे मेरा जो पर्सनली स्ट्रॉन्ग था दैट वाज अलजेब्रा से भी मैंने कोई क्वेश्चन देखा और मुझे लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है, मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी। इवन दो वो मेरा बहुत फेवरेट है, स्टिल मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करती थी एंड मैं आगे मूव ऑन कर जाती थी। सी
ये सब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा मैंने ये कर लिया वो कर लिया, बट ये डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा है। मैंने 2 साल में क्लियर किया है। 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा करना भी है। मैंने दूसरे साल स्टार्ट किया है, उसके बावजूद मैंने बहुत सारे मॉक्स लिखे हैं, तब जाके ये एनालिटिकल पावर मेरे अंदर आया था। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि आप जितना लिखोगे ना, आप खुद के लिए उतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज डेवलप करते जाओगे। सो स्टार्ट राइटिंग मॉक्स गाइज। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड बहुत कम टाइम रह गया है, सो आप सीरियस हो जाओ। लाइक इट्स वेरी हाई टाइम राइट नाउ, एंड सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys, keep preparing hard. All the best.